हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज है मेरा तीसरा दिन तीर्थराज प्रयागराज में और आज है रविवार। तो आज बताया, आज सुनने में आ रहा था कि रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि माहौल कैसा है, भीड़ कितनी है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, और आप अगर ट्रेन से आते हो या आप बस से आते हो तो आपको कितना दूर आना पड़ेगा, किस रास्ते से होके आना पड़ेगा और कितनी कितनी दूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ऐसी है कि आज रविवार है, तो रविवार को वीकेंड होता है, शनिवार रविवार को भीड़ रहती है। तो आज भीड़, अच्छी खासी भीड़ है। दोपहर के 2 बजे तक जो डेटा आया था उसमें लगभग 85 से 90 लाख के आसपास तक बताया जा रहा था। तो हो सकता है कि आज पूरे दिन में शायद 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास लोग भक्त स्नान कर लें, ये हो सकता है। और अब हम बात है माहौल की, तो माहौल बहुत अच्छा है और भीड़ तो है ही, पर फिर भी बहुत सब कुछ शांति से हो रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं आने की बात। तो अगर आप ट्रेन से आते हो, बाहर से कहीं से भी अगर आप आते हो, 1 नंबर अगर आप आते हो जंक्शन रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से त्रिवेणी संगम है लगभग 9 किलोमीटर। तो वहाँ से आपको आने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा बरेना चौक। जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरेना चौक है 6 किलोमीटर। तो आप ई रिक्शा या ऑटो से आ सकते हो। उसके बाद में फिर आप बरेना चौक से त्रिवेणी संगम 3 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं और बाहर से कोई भी गाड़ी अंदर आना अलाउ नहीं है। अब दूसरे नंबर पर आता है रामबाग रेलवे स्टेशन, जो कि इसका भी वही तरीका है, आपको रामबाग रेलवे स्टेशन से बरेना चौक होके ही आना पड़ेगा। रामबाग रेलवे स्टेशन से बरेना चौक है लगभग 5 किलोमीटर। तो फिर आपको ई रिक्शा या ऑटो से वहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद बरेना चौक से 2 किलोमीटर त्रिवेणी संगम आपको पैदल ही आना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पे आता है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिवेणी संगम से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। तो इसका भी रास्ता वही है कि आपको रामबाग होते हुए बरेना चौक आना पड़ेगा। तो अगर इसके 2 तरीके हैं कि आप बरेना चौक आओ, फिर वहाँ से आप त्रिवेणी संगम आओ, या पर एक काम आप ये कर सकते हो कि आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से सीधा बोट क्लब जा सकते हो। बोट क्लब से आप बोट लेके सीधा त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हो, ये भी एक रास्ता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आता है नैनी जंक्शन। नैनी जंक्शन बहुत दूर है संगम से, और बहुत मतलब सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के मुकाबले भी थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो आपको यहाँ से सीधा त्रिवेणी संगम या संगम घाट आने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा एक दूसरा रास्ता है कि आप नैनी जंक्शन से निकलो तो आप नैनी ब्रिज होते हुए, नैनी पुल होते हुए आप अरेल घाट आ सकते हो और वहाँ पे स्नान कर सकते हो। और अरेल घाट के पास में एक दूसरा घाट है जिसका नाम है सोमेश्वर घाट, तो आप वहाँ पे भी स्नान कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा रास्ता रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि स्नान की कि कुल मिला के 42 या 44 घाट हैं यहाँ पे, जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। तो 44 घाट बहुत होते हैं स्नान करने के लिए। तो बस ये एक मेन चीज़ है कि कोई भी जो भी भक्त आते हैं स्नान करने के लिए, वो संगम जाने की जिद ना करें, क्योंकि संगम में इतनी जगह नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि सब लोग अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो स्नान नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा जो 43 घाट हैं उन सब पे स्नान करने का भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना संगम पे स्नान करने का पुण्य मिलता है। तो जिसके रास्ते में जो घाट है वो वहीं पे स्नान करें, ताकि सबका स्नान भी अच्छे से हो जाए और कोई अप्रिय घटना भी ना हो, और सारे घाटों सबका अच्छे से काम चलता रहे और प्रेशर भी एक जगह पे ना बढ़े। तो ये तो हो गई ट्रेन से आने की बात और संगम स्नान करने की बात अलग अलग घाटों पे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपको दिख रहा है सामने, मैं आया था बड़े हनुमान जी मंदिर, जिनको लेटे हुए हनुमान जी मंदिर भी बोलते हैं। वहाँ पे ये एकदम संगम, त्रिवेणी संगम के पास में ही है। मैंने त्रिवेणी संगम पे आके स्नान किया, तो बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वो प्रयागराज का सबसे बड़ा मंदिर है, उनको यहाँ सबसे ज़्यादा इनकी मान्यता है। तो मैंने ही सोचा कि चलो वहाँ जाके एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो गाइज़, मैंने बड़े हनुमान जी मंदिर में अच्छे से दर्शन किए। अब दोपहर का टाइम हो चुका था, तो दर्शन करने के बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और ऐसा है कि यहाँ पे भंडारे वगैरह भी बहुत दूर हैं, और तो मैंने सोचा कि भाई खाने का देखा जाए। तो मुझे लकीली, मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मुझे बड़े हनुमान जी मंदिर के पास में एक स्टॉल मिली, जहाँ पे खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। खाने पे वहाँ पे सबसे पहली बात ये कि 100 रुपये की पर्ची कट रही थी। 100 रुपये में आपको 2 तरह का खाना मिल रहा था। या तो एक तो मिल रहे थे छोले चावल, या दूसरा आप ले सकते हो, जो प्लेट थी उसमें थी मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी। ये आ गई वो स्टॉल, इसका नाम है मैया राम रसोई, जो जस्ट एकदम बड़े हनुमान मंदिर के पास में है।
मैं गाइस आपको एकदम पास से ले आके दिखाता हूँ खाना कैसा है। आप शक्ल देख के सब कुछ देख के समझ जाओगे। शक्ल तो आप देख लो, टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और कभी अगर आपका यहाँ पे आने का मौका हो और ठीक है, पूरी कोशिश करो आने का, पुण्य कमाने का, तो आपको ये जो खाना 100 रुपये पर्ची कटा के मिल रहा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का। आप देखो, ये बासमती राइस है, एकदम सफ़ेद खिले खिले। ये फ्राइड मिर्चियाँ हैं छोटी वाली, जो खाने चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये है मटर पनीर, और इस वाले भगोने में है आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये अगले में सफ़ेद वाले छोले, और अगले वाले में बूंदी रायता। बड़े वाले भगोने में आप देख सकते हो। अगर आप लेते हो छोले चावल वाली प्लेट, तो आपको मिलेंगे छोले चावल और हरी मिर्ची और प्याज की सलाद। और मैंने ली थी पूड़ी सब्जी वाली प्लेट, तो मुझे उसमें मिली मटर पनीर की सब्ज़ी, और ऑप्शन था क्या, या तो सफ़ेद छोले ले लो या आलू टमाटर की सब्ज़ी ले लो। तो मैंने लिया मटर पनीर, और ये एक मैंने ले ली थी मिनरल वाटर की बोतल साथ में, क्योंकि पानी का थोड़ा दूर था। आप पानी ले लोगे फिर एकदम पूरा आपका आराम रहेगा, खाना खाओ आराम से, गर्मी का टाइम है, बढ़िया साफ़ मिनरल वाटर का पानी पियो। तो मैंने 25 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल ले ली एक। अभी आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में खाना है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ उसमें मैंने क्या क्या लिया, और वो तो आप देख के समझ जाओगे। और स्वाद आप खुद आओगे खाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और आप ये बात मान जाओगे कि मैंने एक भी चीज़ गलत नहीं कही थी। ऐसा खाना पूरे मिला क्षेत्र में 100 रुपये की पर्ची कटवा के आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़े हनुमान मंदिर के पास, आप याद रखना, आपके बहुत काम आएगा अगर आप यहाँ आते हो तो। ये आप देखिए, इसमें मुझे 5 से 6 पूड़ियाँ मिली थी, बीच में मटर पनीर की सब्ज़ी है, साइड में आलू टमाटर की सब्ज़ी है, इसमें हम एक छोले की सब्ज़ी भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, और साइड में है बूंदी रायता। ये मैंने लिया, ये 100 रुपये की पर्ची है। और ये खाना बहुत स्वाद तो था ही, खाना बहुत साफ़ सुथरा भी था, हाइजीनिक था, कि आप खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी, एकदम घर जैसा खाना। तो आप जब भी आएँ तो ध्यान रखें, खाना आपको मिलेगा बड़े हनुमान मंदिर के जस्ट पास में, मैया राम रसोई इसका नाम है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ट्रेन का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो स्पेशल चीज़ थी खाने की वो मैंने आपको बता दी है। ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी जब भी आप आएंगे बड़े हनुमान मंदिर के पास में। अब तीसरा है कि अगर कोई बस से आते हैं बाहर से, तो ज़्यादातर बसें आपको सिटी के 20-22 किलोमीटर बाहर ही उतारती हैं, सारी स्टॉपेज बाहर ही हैं, क्योंकि सरकार ने अंदर आना अलाउ नहीं कर रखा है, बाहर ही रोका हुआ है सबको। तो अगर आप आते हो नवाबगंज, आपको बसें छोड़ेंगी, या बाहर से आप बस में आते हो तो बस आपको छोड़ेगी नवाबगंज या सहसो चौराया टोल प्लाज़ा। तो अगर आप नवाबगंज उतरते हो तो भी वही बात है, थोड़ा दूर है, और सहसो चौराया टोल प्लाज़ा भी 22-23 किलोमीटर बाहर है। तो आप वहाँ से आने के लिए आप ई रिक्शा ले सकते हो, ऑटो ले सकते हो, और तीसरी मेन चीज़ है टू व्हीलर टैक्सी, जो कि यहाँ पे लोकल लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में टू व्हीलर टैक्सी बाइक चला रहे हैं। पर हाँ, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, आपको ई रिक्शा आराम से मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा, और आपको टू व्हीलर बाइक भी मिल जाएंगी। पर इसका चार्ज जो है वो है 500 रुपये पर हेड। वो 500 से लेकर 600 रुपये तक पर हेड चार्ज कर रहे हैं। अब अंदर आने के 2 रास्ते हैं, आप चाहो तो पैदल आ सकते हो, 15 किलोमीटर, 18, 20 या 22 किलोमीटर आप बाहर से संगम तक पैदल आ सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है कि आप बाइक से, ऑटो से, ई रिक्शा से 400, 500 या 600 रुपये पर हेड देके आराम से संगम तक पहुंच सकते हो। जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से देख लेना, जानकारी देना मेरा काम था। अब इसके बाद में करते हैं बात कि भाई किस तरह का माहौल है, क्या भीड़ है, कैसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जैसे आज मैंने आपको बताया था, पहले अपनी बात चल रही थी, वीकेंड है तो भीड़ तो है। और मैंने आपको बता दिया कि दोपहर के 2 बजे तक 85 से 90 लाख लोग आ चुके थे, ये सरकारी रिकॉर्ड था लगभग इसके आसपास। और तो शाम को बहुत टाइम बाकी, तो शायद 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास तक भक्त स्नान कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो महाशिवरात्रि के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तो और कुछ ही 3 दिन का टाइम ही बाकी है, 24, 25, 26। तो उस हिसाब से भीड़ थोड़ी बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि शिवरात्रि वाले दिन शायद 2 करोड़, 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास भी लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य स्नान है महाशिवरात्रि, और भीड़ भी अच्छी खासी आ रही है। और उसके बाद स्नान नहीं है तो स्नान भी नहीं है, और वो मुख्य स्नान भी है, तो इसलिए भीड़ बहुत आ रही है। तो आप अपने हिसाब से समझदारी से अच्छा से प्लान करें। आप ट्रेन से आते हैं, आप बस से आते हैं, आप, मैंने उसका भी बता दिया है, बस आपको कहाँ छोड़ेंगी, कितनी दूर छोड़ेंगी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आप स्टेशन से या बस स्टॉप से अंदर सिटी में कैसे आ सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है, चार्जेस बता दिए हैं। और हाँ, एक दूसरी बात, अगर आप मेला क्षेत्र में भी आते हो, आप कहीं उतरते हो, तो आपको आप आप मेंटली आप तैयार रहो, मानसिक रूप से आप एकदम तैयार रहना कि आपको 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना ही होगा। आप ये मान के ना चलें कि भाई आप 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर में काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं खुद आया था और मैं लगभग 20 से 22 किलोमीटर पैदल चला हूँ, जबकि मैं बस से आया था, और मैं बस से ऑटो करके ही सिटी के अंदर आया था। उसके बाद भी मेरा क्षेत्र में उतरने के बाद मुझे बताया गया कि भाई पॉन्टून पुल नंबर 6 पे जाना है, फिर जैसे
फिर उसके बाद मुझे बताया गया कि आगे बढ़ाते बढ़ाते मुझे पॉन्टून पुल नंबर 12 तक पहुंचा दिया गया। तो ऐसे करते करते मुझे 12-13 किलोमीटर चलना पड़ा। तो ये चीज़ तो होगी कि आपको लगभग चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कोई पुल बोलते हैं तो वो टेक्निकल कारण से पुल बंद रहता है, उसके बाद में फिर आपको किसी दूसरे पुल पे भेज देते हैं। तो ऐसे करते करते आपको चलना तो पड़ेगा। तो आप ये दिमाग में मान के चलो कि 15 से 20 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको रहने की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी मिल जाए, तो ये मेरा आज 23 फरवरी का व्लॉग है। कल मैंने 22 फरवरी का अपना व्लॉग बनाया जिसमें मैंने आपको रहने की व्यवस्था बताई है जन आश्रय स्थल, जो कि आप मेरा वो व्लॉग चेक कर सकते हो। जो रहने की व्यवस्था है वो पेड आश्रय स्थल है, बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जो मेला क्षेत्र में बहुत ही कम है। आप उसको भी ज़रूर देखें। खाने की आने की व्यवस्था मैंने आपको आज बता दी है, और कितना चलना पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो और अगर रहने का आप देखना चाहते हो तो कल मेरा 22 फरवरी का व्लॉग आप देख सकते हो। आपको रहने का आश्रय स्थल जो पेड है, उसके आस-पास खाने की जो चीज़ें हैं, उसका चार्ज है, वो सब कुछ आप उसमें पता कर सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगर आपको और कोई सवाल हो, आपके मन में और कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइज़ ऐसा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके कोई सवाल हों तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी और भी कोई किसी भी तरह की बात हो तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाएँ नहीं, आप मेरे से पूछ लें। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अगर कोई बात मेरे से छूट गई है तो आप मेरे से पूछ लें। इसी के साथ जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। तो गाइस जल्दी मिलते हैं किसी फ्रेश नए व्लॉग में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।